नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता पर सख्त होते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्र में लापरवाही वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि बिजली पानी से जनता परेशान तो अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मीडिया में बिजली पानी की किल्लत की खबरें आने पर संबंधित अधिकारी खबर का संज्ञान लेते हुए तत्काल समस्या का समाधान करें। लापरवाही पर स्पष्टीकरण के लिए तैयार रहें। सीएम धामी पहुंचे बनबसा और साथ ही चंपावत की तस्वीरें हैं। कई विभागों के समीक्षा बैठक ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें चंपावत से हैं, जहां पर लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। कई विभागों की सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देता है। बड़ी खबर देहरादून से। मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयार। कल सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना और साथ ही डाक मत पत्रों के लिए लगाई गई 218 टेबल। 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की रहेगी तैनाती। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की मतगणना। डाक मत पत्रों के लिए लगाई गई टेबल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। डाक मत पत्रों के लिए लगाए गए 218 टेबल। 5500 से ज्यादा। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की रहेगी तैनाती। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने एनएचपीसी सभागार में उन्होंने विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता पर सख्त होते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम धामी ने कहा कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और साथ ही उन्होंने ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्रों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली पानी से जनता परेशान हुई तो अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। लोकसभा की 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद 4 जून को परिणाम आने जा रहा है। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाए गए, जबकि डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई हैं। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी और इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई और इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए, जिसमें 884 टेबल लगाए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं।
मतगणना के लिए 884 टेबल लगाए गए। देहरादून की तस्वीरें हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही 4 जून को होगी मतगणना। मतगणना के लिए 484 टेबल, देहरादून की तस्वीरें हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मतगणना के लिए 884 टेबल लगाई गई। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। निकाय में प्रशासकों के लिए खुशखबरी। कार्यकाल 3 महीने के लिए बड़ा। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जारी किया आदेश। 9 नगर निगम समेत कुल 102 है नगर निकाय। आदर्श आचार संहिता के कारण देरी। 31 मई को प्रशासकों के 6 महीने का कार्यकाल हुआ था पूरा। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा। मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु ने जारी किए आदेश। 9 नगर निगम समेत निकायों में प्रशासकों के लिए खुशखबरी। आदर्श आचार संहिता के कारण देरी। कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा। आर.के. सुधांशु ने जारी किया आदेश। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। निकायों में प्रशासकों के लिए खुशखबरी। आदर्श आचार संहिता के कारण देरी। 31 मई को प्रशासकों के 6 महीने का कार्यकाल हुआ था पूरा। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जारी किए निर्देश। 9 नगर निगम समेत निकायों में प्रशासकों के लिए खुशखबरी। बड़ा अपडेट। लोकसभा 2024 के लिए 7 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कल चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन विभिन्न एजेंसियों की तरफ से किए गए एग्जिट पोल ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार यानी तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के पाले में 370 से ऊपर सीट दिखा रहे हैं और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो पिछली बार की तरह इस बार भी प्रदेश की 5 सीटों एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इस बार 2 सीटें हरिद्वार और पौड़ी पर उम्मीदवार भी बदले गए थे। में एग्जिट पोल का कोई असर होने वाला नहीं है। ये भाजपा के अपने एग्जिट पोल हैं और भाजपा समर्थित चैनलों के एग्जिट पोल हैं। हमें अभी भी उत्तराखंड की महान जनता में विश्वास है और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की महान जनता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, पलायन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, जिस तरीके से नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया उसके नाम पर निश्चित रूप से इस प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया होगा और आगामी 4 तारीख को निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है।
हर वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान हेली दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका कारण ज्यादातर टेक्निकल खराबी माना जाता है। लेकिन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए क्या इन विमानों का उड़ान से पहले ऑडिट होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देते हुए यूकाडा के उपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि डीजीसीए यानी नगर विमानक निदेशालय प्रत्येक मशीनरी को पूरे तरीके से चेक करने के बाद पायलट का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक करने के बाद ही जब संतोषजनक होता है तब उड़ान के लिए अनुमति देता है। और उन्होंने कहा कि अभी तक जितने ऑपरेशन हुए हैं उनमें अगर कोई दुर्घटना हुई तो उनका अनुपात 0 होगा। और उन्होंने कहा कि डीजीसीए प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग करती है, लेकिन मशीन तो मशीन है, उसमें कभी भी खराबी आ सकती है। एक्चुअली हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के संबंध में एक चीज हमें बहुत क्लियर होना है कि डीजीसीए प्रत्येक मशीन को कंप्लीटली चेक करने के बाद पायलट्स का भी जो है उनका क्वालिफिकेशंस, उनका हिल अवर्स का एक्सपीरियंस, ये सारा चीजों को चेक करके उनके साथ फ्लाई करा करके जब सब कुछ संतोषजनक है तभी उनका फ्लाइंग का अनुमति देते हैं। तो उसके बाद ही जो है ये फ्लाइंग शुरू होता है। तो जनरली इस प्रकार का देखा जाए तो जितना ऑपरेशंस हुआ है उसमें अगर अनफॉर्चुनेट कभी कोई घटना हुआ है, वो घटना का प्रोपोर्शन अगर देखेंगे बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। तो उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे काफी रेगुलेटेड एरिया है। डीजीसीए प्रत्येक चीज को जो है ज्यादा मॉनिटरिंग करता है। उधम सिंह में खटीमा के एक निजी होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रत्याशी और मसीही शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार मैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 जून को लोकसभा का परिणाम आएगा, जिसका वो स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। ये आने वाले समय में मसीह समाज बहुत प्रकार झेल रहा है, क्योंकि हमको किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, इसलिए हम ये सवाल का लक्षण कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि हम आने वाले समय में हमारा जो छोटे चुनाव है, पंचायत चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है या नगर निगम का चुनाव है या कोई भी विधानसभा का 2027 का चुनाव, हम अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। हम जिनसे हम सपोर्ट मांगते हैं वही हम वोट लेके हमको भूल जाते हैं और कहते हैं हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको दूसरे धर्म के वोट भी चाहिए। आपका धर्म, आपकी जाति के वोट तो थोड़े, धर्म के वोट कम है, इसीलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस बार निर्णय लिया सारी सीटों पे और यानी सारे चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे छात्र संघ है, चाहे हमारा ग्राम पंचायत का है, चाहे हमारा सहकारिता। इस बार मैंने सहकारिता में भी अपने लोगों को मतलब वो कराया, मेंबरशिप दिलाई है, इस बार वो भी लड़ेंगे। तो ऐसी क्या आपकी मुख्य राजनीति में? हमारे लोगों के घर तोड़ दे रहे हैं, कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार, ना सत्ता पक्ष सुनता है ना विपक्ष सुनता है। पहला समस्या तो ये। हमारे चर्च के लोगों को भी परेशान किया जाता है, संडे में आराधना करते हैं, हमको आराधना नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा चीज है, उधम सिंह नगर छोटा सा जिला है और इसमें एसआईटी बना रखी है। एसआईटी का अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम है, हमारे लोगों के घर घर जाके हमको प्रताड़ित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम ईसाई बना रहे हैं। अगर ईसाई बना रहे हैं तो आप जेल में डालो, कि घर पे जाके परेशान तो मत करो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां एससी में लगेगी विशेष लोक अदालत। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जो 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच चलेगी। इस विशेष लोक अदालत को लगाने का उद्देश्य लोगों के लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है। इसको लेकर देहरादून सिविल जज सीमा डूंगरा कोटे ने बताया कि जिन भी व्यक्तियों के उच्चतम न्यायालय दिल्ली में लंबित हैं, वो सुलह के आधार पर उनका निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे लोग 28 जुलाई तक अपने वादों को सूचीबद्ध कराकर वादों का निपटारा इस विशेष लोक अदालत के जरिए करा सकते हैं। देखिए, इस बारे में बताना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 तक एक सप्ताह के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी व्यक्तियों के वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं और जो सुलह और राजीनामे के आधार पर अपने वाद का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे
इन अपने मामलों को इन विशेष लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है लोक अदालत से पहले दिनांक 28 जुलाई तक अपने वादों को माननीय उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करवाना होगा। उत्तराखंड में तपते गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है। 3 से 4 जून से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। 3 से 4 जून से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी है आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड में काम करने जा रहा है। देहरादून के मुख्य सपोर्ट बता दें कि स्थानीय लोगों का कूड़ा फेंका जाना अमूमन देखा गया और साथ ही वहां नगर निगम अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पहले कूड़ादान हुआ करता था और लोग अभी भी उन जगहों पर कूड़ा फेंक देते हैं और साथ ही जिसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नेश विला रोड, कारगी चौक और किशनपुर चौक में सीसीटीवी लग चुके हैं। अब सिर्फ लाइव फीड की प्रक्रिया जारी है। जहाँ जहाँ हमारे गार्बेज यूनिट पॉइंट्स इस समय बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ बढ़े थे, तो अभी पब्लिक को एजुकेट करना जो है एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे जो है उसमें जो है लूप में आ गए हैं। हम लोगों ने कूड़ा वाहन भी बढ़ा दिए हैं जिससे कि जो है डोर टू डोर कलेक्शन बढ़ जाए ताकि जो है कूड़ा जो है सड़कों पे ना आए। परंतु फिर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि लोग अभी भी जो पुराने जो हमारे बिन्स थे उनके स्थानों पे लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी निगरानी हेतु अब हम लोग जो है सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स भी हम लोग लगा रहे हैं ताकि जो है उनकी चिन्हित करके उनको जो है उन पे चालानी कार्रवाई की जा सके। नृसिंह सिद्धपीठ, ब्रह्मानाथ मंदिर, जोगद मल्ला और साथ ही चिन्या लिसी सोड़ उत्तरकाशी में अष्टादश महापुराण महायज्ञ का दिव्य और भव्य आयोजन होगा और इसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू महासभा उपाध्यक्ष तुषार जगूड़ी ने इसको लेकर देवी देवताओं के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने से यहां मनोकामना पूर्ण की जाती है। साथ ही उन्होंने बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु से इस महायज्ञ में आने की भी अपील की है। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में दिनांक 10 जून 2024 से 16 जून 2024 तक दिव्य एवं भव्य अष्टादश महापुराण यज्ञ एवं ब्रह्मनाथ देव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री ब्रह्मनाथ मंदिर समिति, श्री ब्रह्मनाथ देव मेला समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं समस्त ग्रामवासियों का पूर्ण मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन किया जाए।
श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला से ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिए और साथ ही जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और अभियुक्त के खिलाफ तरहीर दी कि पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त शंकरलाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायालय के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा रानीखेत राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने कालू सैयद बाबा उर्स मेले में घायल लोगों से हालचाल जाना और बता दें कि रानीखेत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले में अचानक आए तूफान से पेड़ गिर गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। पूर्व सांसद ने घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की। उन्होंने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी बात की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, यशीत रौतेला और महेश आर्य और कुलदीप कुमार मौजूद रहे। उर्स यहाँ पर हर साल की परंपरा है, वो शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित हुई, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रेफर भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।